हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहानी वाली दीदी आपके लिए बड़े घर की बेटी का आधा पार्ट लेकर फिर से आ गई है। तो आप लोग सुने बड़े घर की बेटी की कहानी। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तिजोरियों पर बल पड़ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला से उदाहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुँह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खराऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतनी घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खराऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच या झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी क्रोध नहीं आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उती आर्द्रता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह का विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उसे स्वयं में ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव घबरा उठे और बोले, क्यों, क्या हुआ? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में जब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है, जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं है। कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके तेवर देख बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, मैं इतना जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही बुझाने समझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तर जाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहज है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और सुन न सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कुछ भूल चूक हो तो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ जी, नहीं, उसका क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहाँ आ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वानियाँ सुनने में उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। वे कहा करते थे, अपने बाप से डरता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव से उनके सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई
लगान की रसीद के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को उतार गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़कों से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात करने की आदत थी। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की तरह बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, इसकी दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बात सुन रहा था। वह उनका आदर करता था। कभी इतना साहस नहीं हुआ श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। उसने क्रोध में उन्होंने कभी उसे घोड़का तक नहीं दिया था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु लाते। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्हें पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी। देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा। परंतु उनका मन कहता है कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार कह देते तो इतना भी चार तमाचे लगा देते, कदाचित उन्हें इतना दुख नहीं होता। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इनका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने मन ही मन पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि इन्हीं से मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना, अब मैं जाता हूँ, मुझसे कुछ अपराध हुआ, क्षमा करना। श्रीकंठ को देख आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूँ? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगी। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भैया भाभी मेरा ये प्रणाम कहते हुए मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे। आनंदी, मैं नहीं जाने दूँगी। लाल बिहारी, तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम हो जाए कि भैया मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना देती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। सच में बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ मेरे चैनल पे सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।